तो एक क्वेश्चन है आगे, वो देख लेते हैं। 7.1 अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। तो एक लाइट बल्ब है जिसमें रेटेड किया हुआ है, उस बल्ब में ही लिखा हुआ है 100 वाट का। 100 वाट का मतलब क्या होता है? वाट का, अगर आपको वाट को दूसरे टर्म्स में बोलोगे तो जूल पर सेकेंड, वाट को जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो 100 जूल पर सेकेंड मतलब 100, अगर उस बल्ब को इस्तेमाल करो 1 सेकेंड तक तो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो। तो एक बल्ब है जिसका पावर 100 वाट है और वोल्टेज इसे 220 वोल्ट पे लगाया गया है, दे रहा है। अब बल्ब घर में लगाया गया है 220 वोल्ट, तो एक्चुअली में क्या है? आरएमएस वोल्टेज है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है। पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स मतलब मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, उस बल्ब के थ्रू कितना आरएमएस करंट जा रहा है वो निकालना है। तो पावर दिया हुआ है, पावर बराबर होता है वी आई, जैसा कि पीछे हम लोग देखें। यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो करंट को रेजिस्टेंस के टर्म में लिखते हैं, तो करंट बराबर होता है वी बाई आर, ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर। पावर का वैल्यू हो गया वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से हम आर निकालेंगे, वी स्क्वायर बाई पी। वोल्टेज यहाँ रखते हैं 220 का स्क्वायर और पावर 100। आर इज इक्वल टू 220 इंटू 220 बाई 100, तो पावर इज इक्वल टू 22 इंटू 22, ये हो गया सॉरी ये रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस का कुछ 484 आएगा ओम। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे क्या पूछा है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वोल्टेज, तो वी एम निकालना है आगे। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है? आरएमएस वोल्टेज हमें मालूम है, तो आरएमएस वोल्टेज बराबर क्या होता है? वी एम बाई √2 होता है ना, हम लोग निकालें। तो यहाँ से वी एम निकाल सकते हैं √2 भी, और √2 भी का वैल्यू कितना है? 220। तो ये हो गया आरएमएस वोल्टेज। आगे क्या है? आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट क्या निकाल सकते हैं? आरएमएस करंट क्या होता है? तो आरएमएस करंट इज इक्वल टू, यहाँ ओम्स लॉ लगा सकते हैं, बट सब आरएमएस लिए करंट, तो वोल्टेज भी आरएमएस, तो वी आरएमएस करंट बराबर वोल्ट बाई रेजिस्टेंस। आई आरएमएस वोल्टेज हमारा हो गया 220 आरएमएस वोल्टेज, और रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस 484। तो यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, जैसा कि यहाँ पे क्या किया है, पी वाई भी इस्तेमाल किया है। तो ज़रा देखते हैं, मिलाते हैं, हम इस तरीके से बनाए हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 110 और 2, तो इसे भी अगर आप डिवाइड करोगे तो कुछ वैसा ही आएगा, 0.4 समथिंग आएगा। यहाँ 0.450 है, तो वही है एम्पियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर, दैट इज फेजर्स। तो हम लोग फेजर्स पहले भी पढ़ लिए हैं, अब यहाँ पे उसी फेजर्स की बात कर रहा है। तो एसी करंट और वोल्टेज को फेजर में हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये सीखना है। In the previous section, we learned that the current through a resistor is in phase with the AC voltage। हाँ, पिछले सेक्शन में हम लोग पढ़े थे, सीखे थे कि करंट इस रेजिस्टर के थ्रू करंट जो होता है एसी वोल्टेज के साथ फेज में होता है, मतलब रेजिस्टर के थ्रू करंट और वोल्टेज फेज में होता है। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ समझे थे, इसी को बोले थे कि फेज में था, कि एक ही समय पे मिनिमम और एक ही समय पे दोनों मैक्सिमम जीरो सब एक ही साथ हो रहा है, दोनों का वैल्यू, तो फेज में है। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि रेजिस्टर जब रहेगा सर्किट में तो करंट और वोल्टेज फेज में होगा। बट दिस इज नॉट सो
in the case of an inductor, a capacitor or a combination of these circuit elements. बट ऐसा इंडक्टर, अगर सर्किट में इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो या दोनों का कम्बिनेशन हो, तब ऐसा नहीं देखने को मिलता है, फेज में नहीं होता है. In order to show phase relationship between voltage and current in an AC circuit, we use the notion of phasors. तो in order to show phase relationship, फेज रिलेशनशिप वोल्टेज और करंट के बीच जो क्या है फेज रिलेशनशिप, किस फेज मतलब एंगल, किस एंगल पे है दोनों. तो इस चीज़ को शो करने के लिए एसी सर्किट में इस चीज़ को शो करने के लिए हमें फेजर्स नोशन का सहारा लेना पड़ेगा, फेजर्स कंसेप्ट या धारणा का सहारा लेना पड़ेगा. द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ ए फेजर डायग्राम. तो एसी सर्किट का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसे समझते हैं, वो फेजर डायग्राम की यूज करके ही कर पाते हैं. अ फेजर इज अ वेक्टर विच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोन इन फिगर 7.4a. 7.4a में जो ये फिगर दिखाया गया है, तो यहाँ बोल रहा है कि फेजर एक प्रकार का वेक्टर है, जिसमें फेजर इसलिए वेक्टर क्योंकि उस एरो में इसमें हम अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रखते हैं. तो फेजर इज अ वेक्टर जो रोटेट करता है ओरिजिन के अबाउट, इस तरीके से रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, और उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है. द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फेजर वी एंड आई रिप्रेजेंट द साइनसोइडली वायरिंग क्वांटिटीज वी एंड आई. यहाँ पे बोल रहा है कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर वी एंड आई, जो ये भी देखिए, भी बड़ा है और आई छोटा है, तो भी और आई का जो भी और आई यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वी एंड आई रिप्रेजेंट साइनसोइडली वायरिंग क्वांटिटीज वी एंड आई. तो जो वी और आई का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये डिनोट कर रहा है कि अलग अलग समय पे कैसे वोल्टेज और करंट की क्वांटिटीज़ वेरी कर रही है. जिससे अलग अलग टाइम होगा, ये इस तरीके से रोटेट करेगा और उस तरीके से फिर ये वोल्टेज के मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जाएंगे, है ना. कमेंगे भी, इधर आएंगे तो कमेंगे, बढ़ेंगे, माइनस भी होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर्स वी एंड आई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड और द पीक वैल्यू Vm एंड Im ऑफ दीज ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज़. तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर V और I का जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है. ये जो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है, I की जगह पे हम जो वैल्यू रखते हैं, वो पीक करंट का पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड रखते हैं, और वोल्टेज का भी एम्पलीट्यूड यहाँ पे रखते हैं. तो वही बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर V एंड I को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ Vm और Im. तो Im और Vm का पीक वैल्यू यहाँ पे रख के रिप्रेजेंट करते हैं उसे, वोल्टेज और करंट की जगह पे उसका पीक वैल्यू रखते हैं, वोल्टेज का और करंट का. shows 7.4a, figure 7.4a shows the voltage and current phasors and their relationship at time t1 for the case of an AC source connected to a resistor that is corresponding to the circuit shown in figure 7.1. तो यहाँ कह रहा है कि जो 7.4 में जो दिखा रहा है वोल्टेज और करंट फेजर, वोल्टेज फेजर और करंट फेजर जो दिखा रहा है, और उसका टाइम के साथ रिलेशन दिखा रहा है, ओमेगा T1 से ऊपर में है, ओमेगा T1 इसका एंगल है. अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल होगा और अलग अलग उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. तो ये जो बोल रहा है कि जो फिगर 7.4 वोल्टेज और करंट का जो दिखा रहा है, ये एसी सोर्स में जो ये दिखा रहा है, वो जिसमें रजिस्टर जोड़े हुए हैं, एसी सोर्स जिसमें रजिस्टर जोड़े हुए हैं, और उसका वोल्टेज और करंट का जो यहाँ पे फेजर दिखा रहा है, उसका डैट इज़ कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस सर्किट शोन इन फिगर 7.1. तो इसी के कोरेस्पॉन्डिंग ये फिगर बनाया गया है. ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे भी बनाए थे, अलग अलग पे ये अलग अलग टाइम बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से इसका वैल्यू हर एक पॉइंट हर एक टाइम पे इसका मिलाते जाएंगे डॉट को, अलग अलग टाइम पे इसके वजह से जो डॉट यहाँ पे मिलते जाएंगे, वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा. ऐसा हम बनाकर भी बताए थे पीछे.
द प्रोजेक्शन of voltage and current phasors on vertical axis, that is Vm sin omega t and Im sin omega t respectively represent the value of voltage and current at that instant। हाँ, ये वही बात है कि जो जो प्रोजेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट का जो वर्टिकल एक्सिस में जो प्रोजेक्शन जो दिखा रहा है वो वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी होगा। जैसे कि ये वी एम है, ये वी एम है और ये ओमेगा टी है। तो इसे अगर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करोगे तो ये वी एम कोस ओमेगा टी वन होगा और ये वी एम साइन ओमेगा टी वन होगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो अलग अलग टाइम पे जो ये लोग दिखा रहा है वर्टिकल एक्सिस में जो क्या दिखा रहा है, वो वी एम का प्रोजेक्शन दिखा रहा है एक, और वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा और वो वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी वन और करंट का आई एम साइन ओमेगा टी वन। तो वही बोल रहा है, ये इसमें रिप्रेजेंट द वोल्टेज एंड करंट एट दैट इंस्टेंट, अलग अलग इंस्टेंट पे उस इंस्टेंट पे दिखा रहा है। टी वन इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा इसका वोल्टेज, तो वी एम साइन ओमेगा टी वन, करंट क्या हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी वन। तो ये चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं। एज दे रोटेट विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा कर्व्स इन फिगर 7.4 बी, यहाँ बोल रहा है ओमेगा कर्व्स इन फिगर 7.4 बी आर जनरेटेड। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही ओमेगा से ये रोटेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट करेगा तो एक कर्व बनेगा ये, ठीक है। फ्रॉम फिगर 7.4 ए, इस फिगर से वी सी डैट फेजर्स भी एंड आई फॉर द केस ऑफ द रजिस्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे इस 7.4 ए में देख सकते हैं कि वोल्टेज वाला फेजर और आई वाला करंट वाला फेजर एक रजिस्टर के केस में, फॉर केस ऑफ रजिस्टर, इन द केस ऑफ रजिस्टर, तो ये सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम ही डायरेक्शन पे, किसी भी टाइम पे कहीं भी चला जाए दोनों साथ ही में और एक ही डायरेक्शन की ओर रहेगा। दिस इज सो फॉर ऑल टाइम, ये हमेशा के लिए होता है। दिस मीन्स दैट द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज जीरो। तो यहाँ पे इसका मतलब कि फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल है वो जीरो है।